प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दिल्ली का मौसम नेचुरली वैसे तो आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा गर्म रहता था और सुप्रीम कोर्ट से एक खबर ऐसी आ रही है जो ठंडी-ठंडे बयार की तरह महसूस हो रही है। और ऐसा लगता है जैसे अगर मैं कंपेयर करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश का मौसम आने वाला होता है और कड़क जो है वो धरती होती है, मिट्टी एकदम टाइट होती है, कड़क होती है, उसके बाद क्रैक्स पड़ गए होते हैं और जब पहली बूंद पड़ती है, उस पहली बूंद की जो खुशबू होती है, जो सौंधी-सौंधी खुशबू होती है, वो किसी को भी दीवाना कर देती है। और उसी तरीके की सौंधी-सौंधी सी खुशबू जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में से आनी शुरू हो गई है। और ये जो खुशबू आई है एक याचिका डाली गई थी पहलगाँव में जो जेनोसाइड हुआ था उसको लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट का एक मैं आपको तरीका बता दूँ कि टेस्टिंग याचिका डाली जाती है पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत दिग्गज 2-2 बड़े-बड़े, 3-3 बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे वकील हैं, जिनकी पूरी एक बैटरी होती है जो काम करती है। तो ये टेस्टिंग याचिकाएँ पहले डाली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट का मूड देखने के लिए। और ये मानी हुई बात है कि कोई भी लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करा देती है, पार्लियामेंट से उसको लॉ बना देती है, उसको और राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग जो है उसके अगेंस्ट पे जाकर के याचिका ना दायर करें? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी डेवलपमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो उसमें जाकर के काँटा ना मारे? ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई भी चीज़ स्मूथ चली तरीके से चली जाए, चाहे वो देश के डेवलपमेंट के लिए हो, देश की अच्छाई के लिए हो? उसी तरीके से एक याचिका डाली गई थी विशाल तिवारी करके एक लॉयर है, उनके थ्रू। और ये मूड देखने के लिए डाली गई थी कि देखिए ज़रा क्या होता है अगर ये याचिका डाली जाती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर था। याचिका डाली और याचिका में ये बोला गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन कराए और इन्वेस्टिगेशन कराए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे मतलब? सुप्रीम कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको बिठा दिया जाता है और वो अपनी जो भी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद में डालते, वही मान्य होती है। तो विशाल तिवारी ने बोला कि आप अपनी तरह से हमारे लिए एक इन्वेस्टिगेशन कराइए और उनका जो मेन मकसद था वो ये प्रूव करना था या पुटिंग द वर्ड्स इन द माउथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि वो ये बोले कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था और सरकार की नाकामी थी। इसके साथ-साथ इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। ये जो पाकिस्तान प्रेम है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड पाकिस्तान का प्रेम है ये। और देश में कुछ भी हो जाए, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पाकिस्तान से तो इनकी जो दोस्ती है, यारी है ना, वो तो ऐसी है कि जिसको समझ पाना पहले मुश्किल था लेकिन अब मुश्किल नहीं लगता है। अब समझ में आ गया कि इनका जो आइडियोलॉजी है, इनका जो सोचने का तरीका है, वो एंटी इंडिया ही है। तो ये जब डाला गया ये याचिका ये पिटीशन जब डाली गई थी तो उसमें जो है सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर होने जा रहे हैं। उनके बाद में जस्टिस गोगोई वो सीजेआई बनेंगी और उनके बाद में जो सीजेआई का नंबर आएगा वो आता है जस्टिस सूर्यकांत का। सूर्यकांत जो है उन्होंने बोला है, उन्होंने इस पूरी की पूरी याचिका की अगर मैं बोलूँ कि हवा निकाल दी, तो बहुत छोटी-सी बात है, बड़ा मज़ा आएगा आपको सुन कर के मैं बताऊँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो तो मतलब एक माइलस्टोन की तरह हो गया है, एक ऐसा थप्पड़ खींच के मारा है, इस तरीके की जो बोगस याचिकाएँ होती हैं, जो टेस्टिंग याचिकाएँ जिनको हम बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं या किसी भी कोर्ट में हाई कोर्ट तक में दायर की जाती हैं, ये देखने के लिए कि आखिर मूड क्या है, मिजाज क्या है। और अब की बार तो सुप्रीम कोर्ट के मिजाज जो हैं वो बदले-बदले नज़र आए हैं। कैसे नज़र आए हैं मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, बहुत स्ट्रिक्टली वे में उन्होंने बोला कि तुमसे इस तरीके की याचिकाएँ जो होती है पिटीशन दाखिल करवाता कौन है? आई रिपीट माई सेल्फ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम लोगों से इस तरीके की याचिकाएँ, इस तरीके के जो पिटीशंस होते हैं, वो डलवाता कौन है? तुम्हारे पीछे कौन है जो तुम इस तरीके की पिटीशंस डालते हो? तुम्हारे पीछे कौन है जो इस तरीके की पिटीशंस डलवाते हैं? ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। कौन-कौन है तुम्हारे पीछे, किसका बैकअप तुम्हारे पास में है, जिसकी वजह से तुम इस तरीके की पिटीशंस फाइल करते हो? अद्भुत, अद्भुत!
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिल खुश कर दिया। मैं जस्टिस सूर्यकांत की बात करूंगी, उन्होंने दिल खुश कर दिया। उन्होंने वो बात बोली है जिस बात को सुन करके दिल को सुकून मिला। हाँ, अभी भी चीजें बिगड़ी नहीं है, अभी भी देश हमारा जो है सेफ है और आगे बढ़ सकता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि तुम पर भारी जुर्माना लगाने की जरूरत है ताकि फ्यूचर में तुम इस तरीके की पिटीशन दायर ना कर सको। बहुत ज्यादा चौंकाने वाला स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इतना दिल बल्ले बल्ले हो गया मेरा। और सुप्रीम कोर्ट का ये साफ संदेश जो उन्होंने दिया है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो स्पीच थी उसके साथ सिंक करता है। क्यों करता है? क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि जो आतंकवादी हैं और जो आतंकवादियों को बचाने वाले लोग हैं, जो बैकर्स हैं, उनको ऐसी सजा दी जाएगी जो कभी पहले ना दी गई है और ना आगे कभी दी जाएगी। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली थी, तो वही भाषा जो है क्या सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इस याचिका को खारिज कर दिया है और बोल दिया है कि आपके ऊपर जुर्माना, इतना हैवी जुर्माना लगाना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप हिम्मत ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपसे करवाता कौन है ये, और सब जानते हैं ये सब कौन करवाता है। करवाने वाले दो बड़े बड़े नाम है, दो दिग्गज नाम है जिनके बारे में सब कोई जानते हैं। और दूसरी चीज क्या कि एक राबड़ी देवी है, राबड़ी देवी ने अभी एक ऐसा शर्मनाक डायस पे खड़े होकर के उन्होंने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कहा था मोदी का गला काटने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा बोली जा रही है? ये पाकिस्तान की भाषा है। ये सर तन से जुदा करवा देना, गला काट देना, कौन करता है, कौन बोलता है? और राबड़ी देवी जो कि खुद खुद जो है वो सीएम रह चुकी है बिहार की, जिनको कि सीएम की कुर्सी जो है थाली पर दे करके लालू प्रसाद यादव जेल में चले गए थे, वो कह रही है कि मोदी का गर्दन कटवाने वाले, गला काटने वालों की भीड़ मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं। अपने पूरे कुनबे को जेल से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं ये। अब तो मुझे ये लगता है आप औरत है उसके बाद भी, ये इनका एक वीडियो है, बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल क्लियर तरीके से बोल रही है। और जहां तक पीएम मोदी की बात है, उन्होंने तो किसी भी देश का नाम नहीं लिया था, उन्होंने तो एक बार भी नहीं बोला था। फिर उसके बाद में आखिर पाकिस्तान में इतनी खलबली क्यों मच गई? ऐसी खलबली मची कि क्या सीएम है, पीएम है, वहां का आर्मी चीफ है, आर्मी के लोग हैं, कोई भी XYZ कोई भी था, सारे के सारे वो कहते ना गरम टिन के ऊपर जो है वो पॉपकॉर्न की तरह पट 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 करके उछलना शुरू कर दिया था लोगों ने। नाम तो नहीं लिया था। चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद इनकी तो पूरी की पूरी दाढ़ी जो है ना वो पूरी की पूरी पेट के अंदर है, और पूरे पेट के अंदर तिनके ही तिनके भरे हुए हैं उस दाढ़ी के अंदर। और इनडाइजेशन हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हो गया है। परेशान है वो लोग, भागे भागे फिर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, रात में 2 बजे उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको ये डर सता रहा है कि अब यहाँ से अटैक होगा, वहां से अटैक होगा। और सुनने में तो बीच में ये भी आया था कि वॉर सायरन भी बज गया था, खलबली मच गई थी पाकिस्तान में। फिर इनको आकर के बताना पड़ा कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे कि सायरन, अगर जब युद्ध होता है तो सायरन बजता है हमारा कि नहीं बजता है। क्या क्या झंडे उतार रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, और धूल मिट्टी में खड़े होकर के आसिफ मुनीर जो है अपना वीडियो रिलीज कर रहे हैं। वो वीडियो भी पता नहीं अभी का है कि कब का है, धूल मिट्टी लगे हुए। और उसके बाद में जब वो खड़े होकर के अपना भाषण दे रहे हैं तो उनके सारे जो बैजेस होते हैं वो सब लगे हुए हैं। कौन ऐसा करता है? जब युद्ध के मैदान में कोई जाता है, कोई भी आर्मी ऑफिसर कोई भी जाता है तो इस तरीके की चीजें वो नहीं करता है, लेकिन वो कर रहे हैं। खलबली है, खलबली है, खलबली। और वही खलबली जो है वहां हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में भी है। क्यों? क्योंकि नेहा राठौर है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी हैं, इन जैसे लोगों की, मनोज झा है, इन जैसे लोगों के जो बयान इन्होंने दिए हैं एंटी इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के असेंबली में बोले जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, उनको कोट किया जा रहा है। क्या जरूरत है हम लोगों को किसी भी मीर जाफर की या जयचंद की? हमारे यहाँ तो ऑलरेडी भरे पड़े हुए हैं, और इनका सारा का सारा जो है बैकअप इनको मिला हुआ है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान इन लोगों को कोट कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। आते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जिस तरीके की जन भावनाएं हैं उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये लग तो रहा होगा कि जनता जो आक्रोश में है, जनता इस समय एक हो गई है पहलगांव में जो जेनोसाइड हुआ है उसको लेकर के। और अगर
हमको इस तरीके का डिसीजन देते हैं, इस तरीके का हम कोई भी जजमेंट देते हैं जिससे कि जनता और ज्यादा आक्रोशित हो जाए और एक क्वेश्चन मार्क लगा दे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के ऊपर। तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, और ये पहली चीज है जिसने दिल को खुशी दी है, और मन बहुत खुश है। आप मुझे बताइएगा कि ये खबर सुनकर के विशाल तिवारी के ऊपर जो है इतना बड़ा जो है उनका जो टेस्टिंग वाला जो उनकी याचिका थी, पिटीशन थी, वो उन्होंने लगाई, और उसके बाद उनके जो झाड़ पड़ी है, और वो झाड़ की धमक जो है ना, मुझे लगता है कि उनके जो फेवरेट वाले दो है ना, उन तक भी जरूर पहुंची होगी। जमानत, उन्होंने बोला कि हम आपके ऊपर जुर्माना क्यों ना लगाएं, जमानत नहीं सॉरी, हम आपके ऊपर जुर्माना क्यों ना लगाएं, और जुर्माना भी एक भारी भरकम जुर्माना। इस तरीके की चीजें तो पहले कभी सुप्रीम कोर्ट में हुई नहीं। मेरे लिए तो कान में ना बांसुरी की आवाज है, ये म्यूजिक है मेरे कानों के लिए, दिस इज म्यूजिक फॉर माई ईयर्स। आपके कानों में ये कैसे गया, आपके कानों में क्या फील हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।